आदाब नाजरीन, मैं हूँ ज़ेबा ज़ैदी। आज आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत के साथ जो अपने नाम के मायने यानी कि जो उनके नाम का सही मतलब है उसे ज़िंदगी के पन्नों पर उतारते चले आए हैं, जिन्होंने बचपन में मुल्क की सियासत में जाने का ख्वाब देखा, मुल्क के लिए कुछ करने का सोचा, कुछ बदलने का सोचा और उस ख्वाब को अपने अंदर जिंदा रखा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, IIM अहमदाबाद से MBA किया, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और नई बुलंदियों को छुआ। लेकिन उन्हें यहाँ तक कहाँ रुकना था, उन्हें तो सियासत में जाना था, कुछ बदलना था, कुछ करना था और उन्होंने ऐसा किया। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी BJP के न वो सिर्फ कौमी तर्जुमान है बल्कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश से BJP ने उन्हें राज्यसभा की रुकनियत भी दी। जी हाँ, बात ज़फ़र इस्लाम की, जो अपने नाम के मतलब की तरह बिल्कुल अभी तक आगे बढ़ते आए हैं। ज़फ़र का मतलब होता है विक्ट्री यानी कि जीत, और वो अभी तक जीतते आए हैं। ज़फ़र साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। जी, तो ज़फ़र साहब, शुरुआत अगर आपके तारुफ़ की करें तो आपके तारुफ़ का जो सबसे बड़ा हिस्सा है जिसका जिक्र करना ज़रूरी था, लेकिन चलिए अब सवाल के दौरान कर लेते हैं, वो ये है कि आप BJP का प्रोग्रेसिव मुस्लिम यूथ चेहरा है, यूथ आइकन है, बल्कि चेहरा कहना अंडरस्टेटमेंट हो जाएगा। और ये अपने आप में एक छोटी जिम्मेदारी नहीं है, पार्टी के लिहाज से भी, कौम के लिहाज से भी और मुल्क के लिहाज से भी। तो इसको कैसे देखते हैं, कैसे निभाते हैं? देखिए, ये मैं नहीं जानता कि आइकॉन हूँ कि नहीं हूँ और वैसी जिम्मेदारियाँ मुझ पे हैं कि नहीं हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी मैं ज़रूर समझता हूँ कि अगर पार्टी ने मुझे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बनाया है, पार्टी ने कौमी तर्जुमान बनाया है और पार्टी ने मुझे हर वैसे प्लेटफॉर्म पे जगह दी है, तो जाहिर है ये ज़िम्मेदारी हमारी है कि पार्टी के हर वैसी चीज़ें को जो कि अब तक मुस्लिम कम्युनिटी ठीक से नहीं समझ पाई है, उन तक पहुंचाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। इसलिए कि क्या होता है कि मुस्लिम कम्युनिटी आज भी, जिससे मैं भी बिलोंग करता हूँ और मैं भी हर दिन उससे जूझता हूँ, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, जानने वालों से, चाहने वालों सबसे, कि उन्होंने एक माइंडसेट बना लिया है जो सच्चाई से अलग भी है और शायद उसमें उनकी सोच ज़्यादा है, एक्सपीरियंस कम है उस चीज़ का। जैसे बहुत सारी दीगर पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इस तरह की रीजनल पार्टी और प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी जो कांग्रेस है, उन्होंने शुरू से एक ही नज़रिया रखा है कि मुस्लिम को डरा के रखना ज़्यादा फ़ायदा है। अगर उनके जहन में डर सा रहेगा तो जाहिर है वो डरते डरते बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी बात मानेंगे, लेकिन जिस दिन वो ऐसे हालत में होंगे कि उन्हें डर ख़त्म हो जाएगा तो तरक्की के रास्ते पर चले जाएंगे। तो ये उनका जो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का डर ये है कि तरक्की के रास्ते में ना आ जाए। हमारे कौम की जो लीडरशिप है उन्हें इस बात से वाबस्ता होने के बावजूद भी उन्होंने कभी इस तरह की कोशिश नहीं की वो डर ख़त्म की जाए और सभी को यकसा तौर से देखने की कोशिश की जाए, ताकि पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसका काम होता है लोगों के लिए काम करना और वोट के ज़रिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर जो होता है जीतना। तो ज़फ़र साहब, जो आपने जवाब दिया उसी से अगला सवाल ये निकल रहा है, जैसे आपने कहा कि ये ख़तरनाक है ख़ुद मुसलमानों के लिए भी, और जाहिर सी बात है हम सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, उसके बाद सबसे बड़ी हमारे मुल्क की पार्टी, हर लिहाज से, सरकार के लिहाज से भी, पॉपुलैरिटी, मकबूलियत के लिहाज से भी और कैडर के लिहाज से भी, और सबसे बड़ी अक़लियत उससे दूर है। तो इस दूरी के लिए, जैसे आपने बताया, कांग्रेस और दीगर पार्टियों को तो आप रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, ख़ुद को कितना रिस्पॉन्सिबल? खुद से मेरी मुराद ये है कि अगर इंक्लूसिव होने की कोशिश भी मुसलमान करते हैं तो वोट बैंक की सियासत के तहत कुछ फजूल बातें होने लगती हैं, जैसे अभी अब्बा जान, चाचा जान, इसको कैसे लेंगे? देखिए, 2-3 अहम चीज़ें हैं, समझना पड़ेगा और ये हकीकत है, इसको मैं बोलूँ या ना बोलूँ लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आप जमहूरियत में वोट के बदौलत आप जो है सत्ता में आते हैं, अब अगर पार्टी जीतती है तो वोट की बदौलत जीतती है और वोट की कीमत होती है। अगर किसी कम्युनिटी ने यह फैसला कर लिया है कि मुझे कभी भी BJP को वोट नहीं देना है और इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन ऐसे रिजल्ट्स आते हैं जहां पर पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में
मुस्लिम समाज का जो बूथ है उसमें कहीं वोट हमारी पार्टी को नहीं मिलता है। तो ये अपने आप में बहुत ख़तरनाक जो है स्टैंड है। इसलिए कि जमहूरियत किसको कहते हैं? जमहूरियत में आपको इक़्तिदार है पूरे तौर से कि आप किसी को चुनिए, लेकिन एकजुट होकर किसी एक मज़हब के लोग एक पार्टी को हराएं, ये अपने आप में नुकसानदेह भी है। बीजेपी के लिए नुकसानदेह नहीं है, लिबरलाइजेशन लेकिन कम्युनिटी के लिए नुकसानदेह। अब देखिए, अब छोटी सी बात, जितना ज़्यादा कांग्रेस या दूसरी पार्टियां जो खुद अपने गरिमा में झांकती नहीं है, जो वो वाक़ई हैं लेकिन हमें पेंट करते हैं कि हम कॉम्युनल हैं, तो उसका नुकसान उन्हीं को होता है। इसलिए कि हमें जितना ज़्यादा आप कॉम्युनल पेंट करेंगे उतना ज़्यादा उनकी पार्टियों को नुकसान होगा। हम कॉम्युनल नहीं है, वोट बैंक की राजनीति है। कई बार ऐसे होते हैं कि कोई ऐसे लीडर्स होते हैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ध्यान में रखते हुए कुछ बोल देते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अच्छी अच्छी बातें जो हमारे लीडर्स करते हैं उस पर आप ध्यान ही नहीं देते। मैं तो सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ कि जिस दिन आप अपने वोट की कदर जान लेंगे और उस वोट को सही तरह से इस्तेमाल करेंगे, दुनिया की कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको आइसोलेट करके नहीं रख सकती। लेकिन अयोध्या या 370 को जब आप 2 साल पहले देखिए, आप लोगों ने कश्मीर में जो 370 को और 3500 को लेकर फैसला किया और अयोध्या का जो वर्डिक्ट आया, तो आपको नहीं लगता है कि मुसलमानों ने, मासेस ने बहुत अच्छा मुजाहरा किया, बहुत अच्छे से वेलकम किया? तो एक जो मेंटल चेंज आया है उससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो इस बात को किसने एक्नॉलेज नहीं किया? देखिए, मुझे लगता है कि बाबरी मस्जिद के बारे में मीडिया में ज़्यादा था, और इस जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये अपनी ज़ाती तौर पे ऐसी मुस्लिम बॉडी जो मुस्लिम समाज में पॉपुलर ना हो, उसको बिल्कुल जो है इस मुद्दे को अपने साथ लेके और आगे बढ़ा रही थी। इसलिए कि उसमें मकसद मुस्लिम लॉ के जो पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग थे उनका अपना मकसद सर्व हो रहा था, ना कि कम्युनिटी का। इसलिए जब ऐसा हुआ, फैसला आया, तो मुस्लिम समाज ने इसको वेलकम किया, इसलिए कि मुस्लिम समाज इसके बारे में वाकई फिक्रमंद नहीं था। वो जानता है कि इस्लाम में बहुत अच्छे से कहा गया है कि मस्जिद कहीं भी बन सकती है, कोई एक जगह मुकर्रर नहीं होता मस्जिद के लिए। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं, आपको पता है जी। हर दुनिया में मुस्लिम ममालिक में भी इतनी मस्जिद नहीं जितना हिंदुस्तान में मस्जिद है। इसके शायद आपको ये नहीं है, और हर साल मस्जिदें बनती हैं, लेकिन कभी किसी सरकार ने कभी इस पर रोक टोक नहीं लगाया। हमारी सरकार ने तो रोक टोक नहीं लगाया जी। और इसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि हर समाज, अब जो भी अपने जो वर्ग है जिसमें आपकी आस्था, जो अगर मैं इस्लाम को बिलीव करता हूँ तो मैं मुकम्मल तौर से बिलीव करता हूँ, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं है पार्टी में कि मैं मुस्लिम हूँ। पार्टी के बड़े लोग, बड़े जो लीडर्स हैं, वो चाहते हैं सबको एक साथ करना। जब मैं बीमार पड़ा तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं बीमार पड़ा, जाहिर है लोग बीमार पड़ते हैं, कोई पूछता नहीं है, लेकिन जब मैं बीमार पड़ा तो अपने पार्टी के जो सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं, जो वज़ीर आज़म भी है इस देश के, उन्होंने एक बार नहीं, उनको जब पता चला मैं रांची में बीमार पड़ा, वहाँ से उस वक्त ही फ़ोन किया जैसे उनको 15-20 मिनट तक मैं बीमार पड़ा, 15-20 मिनट के अंदर में देश के वज़ीर आज़म का फ़ोन आना और लगातार फ़ोन आना। जब तक मैं बीमार रहा लगातार फ़ोन आता, हर दिन फ़ोन आता था, सुबह शाम रात, पार्टी के सारे लीडर्स का। मैं तो कौन था? मैं तो ना तो उस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, एक मामूली सा कार्यकर्ता था। तो ये जो है परिवार, जब वो कहते हैं तो परिवार का मतलब समझते हैं। अगर आप भी जुड़ेंगे, मुस्लिम समाज भी जुड़ेगा, तो वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो हमें मिला। सबके लिए एक ट्रीटमेंट है, किसी एक के लिए नहीं। तो चलिए, दूरी के लिए आपका कहने का मतलब है कि कुछ लोग पार्टी में ज़रूर जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन पार्टी लाइन नहीं है। और बिल्कुल यही बात मुस्लिम समाज पे भी लागू होती है। जब कश्मीर का जिक्र निकल आया ज़फ़र साहब, 2 साल पहले वहाँ पर खुसूसी रियासत का दर्जा आप लोगों ने ये कहकर ख़त्म करने का फ़ैसला किया कि बेहतरी होगी कश्मीर की और हालात बदलेंगे, और उसको भी हर तरफ वेलकम किया गया। क्या बदला है, एक तो ये जानना चाहेंगे। दूसरी चीज़ ये कि अक्सरियत अभी भी वहाँ की ये चाहती है कि उनके वो हकूक़ उन्हें बहाल कर दिए जाए। नहीं, आप जो सुनती हैं वो हकीकत नहीं है। वहाँ सब देखिए, वहाँ की हालात ऐसे हैं कश्मीर में, जो वैली के बारे में बात कर रहा हूँ,
मैं बहुत बार गया वहाँ इलेक्शन के टाइम, काफ़ी महीने दिनों वीक काफ़ी हफ्ते तक रहा, मतलब 1-1.5 महीना रहा। चप्पे चप्पे में गया और जहाँ पर लोग जाते नहीं थे वहाँ पर आ गया। ये फ़र्क, सबसे पहला फ़र्क कि लोग उस पहले वहाँ जा नहीं सकते थे, अब मैं वहाँ आसानी से जा सकता हूँ, लोगों के दरमियान होकर बातचीत कर सकता हूँ। जहाँ पर जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वहाँ पर जा सकते हैं लोग, वहाँ पर मैं गया और आसानी से गया। ऐसा नहीं कि मेरे साथ हज़ारों सिक्योरिटी फोर्सेस थे, ऐसा नहीं, मैं आसानी से गया, भाषण भी दिया। ये सबसे बड़ा चेंज है। एजुकेशन को लेके बहुत दावे थे जी। नहीं, अब वहाँ पर लोगों ने ऐसे फैला दिया कि एजुकेशन के लिए, अब जैसे कई बार मैं सुनता था कि एजुकेशन जो है वो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, वो सब गलत बात है। देखिए वहाँ की ज़मीन पे आप देखिए तो लोग बहुत खुश हैं। क्या ऐसा आपने नया किया? हाँ, वो लोग खुश हैं इसलिए कि अब तक क्या होता था, आप वहाँ पर वहाँ के समाज को समझिए। वहाँ के समाज के पास अगर वो खेती नहीं होती ना, ज़मीनें नहीं होती जहाँ पर आप सेब और अखरोट और ये सारी चीज़ें नहीं, या ज़ाफ़रान, या अगर नहीं उस पैदावार होती तो वहाँ के लोग पहले ज़माने में ही मर जाते। क्योंकि उनके पास अपनी ज़ाती ज़िंदगी में खाने पीने के लिए अल्लाह ताला ने मैसर चीज़ें दी हैं वहाँ पर, जो वो पैदा करते हैं और उसको बेच के वो ज़िंदगी अपनी चलाते हैं। तो जो किसान के लोग हैं उनका इस तरह से चलता है। लेकिन उनके पास जो वहाँ जो सरकारी निज़ाम से इतने पैसे आते थे, वो पैसे कहाँ गए भाई? वहाँ सिर्फ कुछ परिवार हैं, और मैं यकीन नज़दीक से देखता हूँ उसको। देखिए मैं आपको रोड का नाम बोलता हूँ, गुपकार रोड। आप देखिए गुपकार रोड पे जाके देखिए तो आपको लगेगा कि जो कश्मीर की बड़ी फैमिलीज़ हैं उनके घर देखिए तो लगेगा कि आप जन्नत में आ गए। फ्यूडल लॉर्ड्स। तो अगर हम एक रैंडम सर्वे के लिए जाएं तो हमें इस तरह की जो बातें आप कह रहे हैं कैसे मिलेंगे? बिल्कुल आएगी। अब ये दिक्कत आती है क्या, आम लोगों में बिल्कुल यह महसूस होने लगा है कि ये सरकार किसी एक की सरकार नहीं बल्कि सबकी सरकार है। जी, इकोनॉमी आपका फेवरेट क्या, बल्कि आपने अपने करियर की शुरुआत और आप उसकी गहराइयों को समझते हैं। बीइंग एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, आप ये बताएं, हमारे मुल्क में जहाँ पे अक्सरियत उतनी एजुकेटेड नहीं है, रूरल इंडिया से लोग ज़्यादा हैं, आप लोग इतना कैशलेस पे तवज्जो दे रहे हैं, ये कहाँ तक प्रैक्टिकली सही है? नहीं, देखिए कैशलेस पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज़िंदगी बेहतर होती है। हमारा ये नहीं कि 100% कैशलेस इकोनॉमी हो जाए, वो नहीं हो सकती कहीं भी किसी इकोनॉमी। तो हम सब ये चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का जो डिजिटाइजेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। उससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो कि ट्रांसपेरेंसी रहती है, अकाउंटेबिलिटी रहती है, और दूसरा कि एफिशिएंसी रहती है। तो गवर्नेंस मॉडल जो हमारा है उसमें 2 ही बड़े उसके इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो कि इफेक्टिवनेस वो, और एक दूसरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए। जी, और जब रूरल इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं तो आज मुल्क के सामने अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो हमारा किसान आपसे नाराज़ है, खफा है, परेशान है। क्यों नहीं आप लोग उस तरह से उनसे बात करते हैं जैसे करनी चाहिए? और वही जो कैशलेस और कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का जो एक कॉम्बिनेशन होता है, तो इतना फ़रोग़ कैपिटलिज्म को देना हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, और जब किसान नहीं चाहते हैं, ये कहाँ तक मुनासिब? ना तो सोशलिज्म और ना कैपिटलिज्म, हम दोनों में यकीन नहीं रखते। हम चाहते हैं कि सरकारी निज़ाम से एक आम नागरिक मजबूत हो और एफिशिएंसी आनी चाहिए। तो अगर जिसमें सरकार की मदाखलत की ज़रूरत नहीं है उस सेक्टर को बिल्कुल जो है उसको प्राइवेटाइज करना चाहिए ताकि एफिशिएंसी आए, और एफिशिएंसी आता है, इकोनॉमीज में स्केल आता है तो जाहिर है उसका फ़ायदा कंज्यूमर को होता है, मतलब एक आम नागरिक को। यहाँ पर तो जैसे जैसे आप देखिए फॉर इंस्टेंस, जब मोबाइल फ़ोन शुरू में 1 मिनट का 16 रुपया लगता था, आज देखिए आप घंटों बात कर लेते हैं तो 16 पैसा नहीं लगता है। तो ये क्यों, ये एफिशिएंसी होती है, इसमें कैपिटलिज्म को नहीं देखना चाहिए। लेकिन जो एक बैलेंस नहीं होना चाहिए भारत जैसे देश में? बिल्कुल बैलेंस है, तभी तो फायदा हो रहा है। कौन इन्वेस्ट करेगा? अब मेरे जैसा आदमी जो इतना इस्तेमाल करता है, 500 रुपये का फ़ोन आता है मेरे पूरे महीने का बिल, मैं दिन भर इस्तेमाल करता हूँ 500 रुपये, तो और मैं वही देखता था मेरे पहले बिल आते थे 5000। तो जाहिर है एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी किसको फायदा ये तो कांग्रेस के टाइम में ये तो बेहतरी शुरू हो गई, कहीं भी शुरू हो गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कांग्रेस में नहीं, हम ये कह रहे हैं कैपिटलिज्म को, लेकिन इसका फ़ायदा जो है आम नागरिक को होता है। जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी आएगा, जितना प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ सरकार ही जिम्मेदारी होती है, सरकार ही कंट्रोल करती है,
वो इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव जो सेक्टर्स अब किसानों को कैसे मनाएंगे आप? अब जहाँ तक किसानों का सवाल होता है, सब देखिए किसानों के साथ ये कुछ किसान जो है आसपास के, जो दिल्ली के जुड़े हुए जो कुछ स्टेट्स हैं, जैसे पार्टली उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, पार्टली हरियाणा एंड पंजाब के कुछ किसान हैं। लेकिन हम उनसे 11 राउंड की बात की, कई चीज़ें रिजॉल्व भी हो गई, कुछ चीज़ें अगर रिजॉल्व करने बाकी है तो उसको हम हर वक्त तैयार हैं। खुद वज़ीर आज़म ने कहा कि आधे घंटे में आप फ़ोन कीजिए, 4 घंटे में हम मीटिंग आपसे कर लेंगे। आपकी जो भी जायज़ आपके ऑब्जर्वेशन है, जो हमसे जाहिर है कि उस तो क्यों नहीं ये मुमकिन हो पा रहा है? जो भी ऑब्जर्वेशन है हमारे कानून में, जहां आपको लगता है कि हमारी नज़रों से छूट गया और वो कमियां रह गई हैं उस कानून में, उस कमियों को दूर करने के लिए खुद वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं खुद आपके साथ बैठूंगा, उन कमियों को दूर कर दूंगा। लेकिन जब डिमांड ये हो क्या आप इस कानून को ख़त्म कर दीजिए, तो कानून तो एक जो खांचा के तौर पे होता है, उसमें बहुत सारे क्लॉजेस डालते हैं, जिसको क्लॉजेस से आपको कानून के बारे में पता चलता है। आपका जो भी क्लॉज जो उसमें कानून में है, जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है, जो भी कंटेंट में आपके ऑब्जर्वेशन है, वही तो इम्पोर्टेंट है ना, उसी से कानून बनता है। तो उसमें आप बताइए, उसको हम सुधार देंगे। लेकिन जब ये लोग कहने लगे कि आप कानून वापस लो, कानून वापस लो, तो उससे समझ में आता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां किसानों के, छोटे से जो किसान, सब तो किसान है ना, देश का हर किसान तो यहाँ आता नहीं है, ये किसानों के कंधे पर रख के बंदूक अपनी राजनीति जो है वो चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज़ किसान भाई बहन अच्छे से जानते हैं कि हम उनके साथ हैं, हम उनके हितैषी हैं, हम उनके आमदनी के लिए बराबर कोशिश कर रहे हैं और हम उनकी आमदनी बढ़ाने में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। तो आप लोग वॉर लेवल पे इस मैसेज को क्यों नहीं क्लियर कर देते हैं? और ये जो खाई किसान और सरकार के बीच में, अगर हम आपकी बात से इत्तेफाक भी रख लें कि ये दूसरी पार्टियां उन्हें बरगला रही है, तो ये खाई पार्ट दीजिए। हम तो तैयार हैं। अब वज़ीर आज़म देश का कह रहा है कि आप मुझे फ़ोन कीजिए। मैंने कई बार ऐसे टीवी पे कहा, जब भी कोई किसान नेता अगर आता है तो मैं कहता हूं कि आप मुझे एक नंबर दे दीजिए, जिस और एक 3 नाम दे दीजिए, ये 3 लोग आएंगे प्रधानमंत्री से, वज़ीर आज़म से मिलने, कल की मीटिंग कराइए, मैं जिम्मेदारी लेता हूं इसकी। मैंने कई बार उनके जो किसान के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो टीवी पे, कई बार मैंने कहा है कि मैं इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं मीटिंग कराने के। आप मुझे सिर्फ ये कहिए कि कल के 3 लोग जो ये इनको ऑथराइज किया जा रहा है, ये लोग मिलेंगे वज़ीर आज़म से, आप मुझे नाम दीजिए और मैं आपको जगह बताता हूँ कि प्रधानमंत्री कहाँ मिलेंगे, उनके घर पे या उनके दफ्तर पे, और आपके जो भी ऑब्जर्वेशंस है वो आप लेकर आइए। वो सारे ऑब्जर्वेशन स्वयं प्रधानमंत्री जी के सामने रखिए। कोई तैयार नहीं होता है, इसलिए तैयार नहीं होते कि अब वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। और जब अल्लाह अकबर और जय श्री राम के नारे, हर हर महादेव के नारे अगर उस प्लेटफॉर्म से निकलने लगे, तो आपको इस बात तो वो तो इंक्लूसिव मैसेज मुझे लगता है जाता है। वो मैसेज इसलिए देना है कि पॉलिटिक्स, आपका पॉलिटिक्स से क्या लेना है। अब बात यूपी की करते हैं, क्योंकि आपको जिम्मेदारी भी वहीं से है, इलेक्शंस भी है, और हम लोग ने पहले भी बात की, मुसलमानों को लेके भी की और तमाम और लोगों को भी ली। यूपी में आप लोग क्या फ्यूचर देखते हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी से आएगी। ऐसा क्या किया है आपने कि आपको यकीन है? मतलब आपसे मेरी मुराद पूरी पार्टी नहीं से। आप अगर यूपी का दौरा कीजिए और जब जाइए, आप जहाँ चाहिए सर्वे कीजिए, जहाँ अंदर अंदर तक जाइए, तब आपको समझ में आएगा कि एक आम नागरिक कितना अपने आप को सुरक्षित और एक ऐसी सरकार को महसूस करता है कि सरकार है जो जिस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ वहाँ की जनता के लिए काम किया है। वेलफेयर स्कीम को उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इसके बेनिफिशियरीज हैं। चाहे आप जो भी आप जिस पैरामीटर पे आप देखें, तो आपको लगेगा कि हमारी सरकार ने ज़मीन तक हर वो चीज़ें उतारने की कोशिश की है, और जो उतारने में सफल हुए हैं, जो एक उम्मीद रहती है एक आम नागरिक की। हो सकता है कि कुछ चीज़ें अभी भी बची भी हों, लेकिन वहाँ जनता भी समझती है कि अभी इनको 5 साल में इतनी चीज़ें की हैं इन्होंने, तो जाहिर है कि आगे 5 साल में और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे। आप बताइए कि किसी 70 साल में कोई ऐसा ये नहीं कह सकता, ऐसी सोच कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज होना चाहिए। अब हमारी सरकार ने किया। एम्स जो है इस बार भी 2 एम्स लेकर आए हैं वहाँ पर, ऐसी यूनिवर्सिटी कहीं लेके आए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या,
वहाँ तो एग्ज़ाम तो चोरी से देख के आप देखते हैं, आप वहाँ का नज़ारा को आपने देखा होगा कि लोग दीवारों में खड़े हैं, लिफ्ट ये, और एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल मैथ चोरी, हर जगह चीटिंग होती थी। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, बच्चों को आगे पढ़ने का उनका म्यार ऊपर कर रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं, कई तरह से चीज़ें जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको नाफिज करके लोगों के मुस्तकबिल, यूथ का मुस्तकबिल बेहतर करने और गुज़रे दिनों में यूपी में जितनी वेंदता पॉलिटिक्स हुई है, यहाँ पे तमाम नाम लेना मुनासिब है या नहीं ये एक अलग सवाल है, ये कितना ठीक है जमहूरियत के लिए? आपको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा विंडिक्टिव होके भी अब पॉलिटिक्स होने लगी नहीं, है? देखिए वो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स को मुझे नहीं लगता कि हमें कभी उसके बारे में कोई भी सेंसिबल आदमी उस चीज़ को सपोर्ट करेगा। लेकिन आप देखिए, जब अगर हम वैक्सीन आती है और लोग कहते हैं कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? वैक्सीनेशन ड्राइव हिंदुस्तान जैसे मुल्क में काफ़ी अच्छी हुई है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर हर वो इनिशिएटिव जो सरकार ने ली है, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वज़ीर आज़म ने कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं की, लोगों की क्रिटिसिज्म लेते रहे, लेकिन जिन्होंने जिस काम को किया है, अगर आपने थोड़ा सा, अगर आप देखिए 2020 के मई और जून जुलाई में जब की रिपोर्ट पढ़िए इंडिया की और ग्लोबल रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट पढ़िए, तो सब कहते थे कि हिंदुस्तान में 2024 से पहले तो वैक्सीन आ नहीं सकती। ये वज़ीर आज़म की सोच, जिसकी वजह से आज हम और आप दोनों महफूज महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि हमने वैक्सीनेशन करवाया है और ये इंडिजिनसली प्रोड्यूस हुआ, और यहाँ के कोशिश के साथ आज देखिए सितंबर में बैठे हैं, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया। जी, जब बात वज़ीर आज़म की हो ही रही है, तो वज़ीर आज़म शुरू से ये कहते आए हैं कि वो अक़लियत को, मुसलमानों को ख़ास तौर से उस तरह से देखना चाहते हैं कि उनके एक हाथ में लैपटॉप हो, एक हाथ में कुरान शरीफ हो, यानी कि मुसलमान पढ़े भी और अपने मज़हब को भी, क्योंकि प्रैक्टिसिंग अमूमन मुसलमान ज़्यादा होते हैं, जो एक खूबी भी है, फॉलो करें। तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा आप लोगों ने क्या किया है? क्या वो भी माइनॉरिटी अपीजमेंट में आ जाएगा? कब्रिस्तान की दीवार या हज की सब्सिडी पिछली सरकारें मान लीजिए करते हैं, तो आप एजुकेशन में कुछ, जबकि वज़ीर आज़म इतनी बार बोल भी चुके हैं कि वोट बैंक की वजह से मुसलमानों को अनएजुकेटेड रखा गया, तो क्यों नहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया या बहुत से ऐसे इदारे हैं जहाँ पर एजुकेशन के लेवल पर ज़्यादा किया जाए? जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसीलिए बनाई गई है कि वहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए पैसे दिए जाते हैं, ख़ास एक मखसूस एक कम्युनिटी के लिए आप इतना पैसा आता है जो कि सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए जाता है। और कितनी स्कॉलरशिप सरकार ने, खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, आप उनके बयान को देखिए, और जो उन्होंने कमिटमेंट किया माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को सिर्फ स्कॉलरशिप देने के लिए, तो 50 लाख करोड़ों लोग बच्चे जो है इसके बेनिफिशरीज़ हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं उस कम्युनिटी से आता हूँ जिससे आप भी बिलोंग करते, मैं भी बिलोंग करती। देखिए, बेदारी दिल में होनी चाहिए, कम्युनिटी में होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, कोई आपको रोक नहीं सकता, सिस्टम आपको रोक नहीं सकता, इसलिए कि सिस्टम रोकना नहीं चाहता। कभी आप देखा है कि जो IAS ऑफिसर कई बनते हैं, टॉपर भी होते हैं, क्या सिस्टम ने उनको रोका है? ये लोग गुमराह करने वाले। शाह फैसल को नहीं रोका 2010 में, जो टॉपर थे कश्मीर से? कहाँ रोका? बाद में जो हालात बने। नहीं, अरे भाई, इनको टॉपर होने से किसी ने रोका? किसने रोका? तब तो नहीं रोका, लेकिन किसने रोका टॉपर होने से? टॉपर होने से तो जो आपको नहीं, मैं आपको जो कह रहा हूँ कि आप वो पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिक्स में आके फिर वो जो पॉलिटिकल सिस्टम में जैसा होता है वो अपने आप को आप उसको फिर आप हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, आप पॉलिटिक्स में हैं तो आप जिस तरह से आप स्टैंड ले रहे हो उसका रिवर्स स्टैंड भी कोई लेगा, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन आपको टॉप करने में किसी ने रोका नहीं रोका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि निज़ाम आपके साथ है, क्या आपके में बेदारी है? ज़फ़र साहब, आपने जनरल मैसेज दे दिया, समाज ख़वातीन बनाती हैं, एक माँ, गांधी जी कहते हैं सबसे पहला बच्चे का स्कूल होता है, ख़ास तौर से मुस्लिम बच्चियों, मुस्लिम ख़वातीन के लिए आपका क्या मैसेज है? और उसके साथ ही हम लोग अपना प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे। देखिए, मैं बहुत ही अदना सा इंसान हूँ, बहुत छोटा सा इंसान, लेकिन आज चूँकि मौका मिला है तो मैं अपने हर बहनों भाइयों को या छोटे बच्चों को, जो अभी यूथ हैं और जो लोग हैं जो हमारे जैसे जिनके बच्चे हैं, उनको मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, दीन और दुनिया
दोनों को साथ लेके चलना है। दीनी एतबार से जो आपको करना वो आपका प्राइवेट अफेयर्स है, वो घर तक महदूद है, आपकी ज़िंदगी में महदूद है। लेकिन अगर दुनिया में आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने आप को आपको आगे बढ़ने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और वो कोशिश इस तरह से नहीं होगी कि आप में बेदारी ना हो। अगर मैं एक मामूली बहुत ही अदने परिवार से, छोटे से परिवार से यहाँ तक दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेस्ट कॉलेज में, बेस्ट बैंक में, बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता हूँ और वहाँ लीड कर सकता हूँ, सबसे आगे और टॉप पोजीशन पर रह सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो लोग बड़े शहर में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं, वो भी आगे बढ़ सकते हैं। और आपके सामने जो फॉर्मर प्रेसिडेंट कलाम साहब थे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी को देखिए। आगे बढ़ने के लिए कोई आपको रोक नहीं सकता, रोकने वाले सिर्फ आप हैं, अपनी कम्युनिटी है। अगर वो समझ ले कि आगे बढ़ाना है तो दुनिया का कोई आदमी नहीं रुक सकता। देखिए, पारसी समाज सिर्फ 60 लाख हैं हिंदुस्तान में, लेकिन वो 60 लाख मुस्लिम समाज के 25 करोड़ को एक सेकंड में ख़रीद सकते हैं। मतलब उनकी ताकत इतनी है, आमद माली हालत ऐसी है, इसलिए कि उन्होंने एजुकेशन को आगे बढ़ाया। और जो एजुकेशन की तालीम को, और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि तालीम के लिए अगर आपको अरब से चाइना भी जाना पड़े, ईस्ट भी जाना पड़े, तो आपको ज़रा सा चू नहीं करना चाहिए, बल्कि तालीम हासिल करने के लिए दुनिया के किसी कोने में जाना चाहिए। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, वालिदैन से ख़ास के, कि अपने बच्चों की तालीम के लिए पूरी कोशिश करो। और ख़ास के उन माओं से कहूँगा कि अगर आपने कोशिश की, जैसे मेरी माँ ने की या कलाम साहब की माँ ने की, और ऐसे हज़ारों ऐसे मिसालें, मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरी माँ नहीं होती तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाता। मैं सभी माओं से रिक्वेस्ट करूँगा और अदब के साथ कि आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि शायद आपकी कोशिश कभी फेल नहीं होगी। ये मेरा ऐसा सोचना है और मैंने अपनी ज़िंदगी, ज़ाती ज़िंदगी में ऐसा महसूस भी किया। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, आपने दिल खोलकर हर बारीकी पे बात की, बहुत साफ गोई से बात की, और आपने वो सब कुछ न सिर्फ समझाया और बताया जो ज़रूरी है, बल्कि बहुत सी बातों पर इतनी खुल के बात करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सैयद ज़फ़र इस्लाम साहब। सैयद का मतलब होता है लीडर, और ज़फ़र का मतलब जैसे हमने आपको बताया था जीत। तो वो एक जीतने वाले लीडर हैं। क्या वो हमारे समाज का, यानी कि अक्सरियत का दिल भी जीत पाएंगे, ये वक्त तय करेगा। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। सहारा प्रणाम।